देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। आज टॉक ऑन वॉक के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया से। जानेंगे एसपी अमित कुमार बुडानिया कैसे करते हैं अपने दिन की शुरुआत, क्या है उनकी फिटनेस का राज, और साथ ही जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। तो शुरुआत करते हैं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया से जी मीडिया संवाददाता विनय पंत की खास चर्चा। गुड मॉर्निंग जी राजस्थान देख रहे हैं आप, और टॉक ऑन वॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। सर मैं जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है, तो सर खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं सर, किस तरह से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। मॉर्निंग में जहाँ अगर हम हेल्थ की बात करें तो 4 कंपोनेंट बताए जाते हैं अगर हमें स्वस्थ रहना है, जिसमें एक कंपोनेंट एक्सरसाइज का है, एक फूड का है, एक आप स्लीप आपकी बहुत प्रॉपर है, दूसरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो हम एक्सरसाइज की बात करें तो सुबह उठ के अल्टरनेट कभी जिम वाली एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, या फिर कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें रनिंग वगैरह है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हुए मैं सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद दिन का जो पुलिस का रूटीन रहता है वो रूटीन रहता है। उसके बाद शाम को अल्टरनेट डे किसी दिन योगा और किसी दिन दूसरे एक्सरसाइज का पार्ट, ये मैं एक्सरसाइज के तौर पे करता हूँ। सर ये देखा जाता है कि एक्सरसाइज, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, इंजरीज के भी चांसेस रहते हैं, और आजकल जिस तरह से सर ये चीज़ आ गई है कि मतलब बॉडी बनाने के पीछे भी लोग भागते हैं, लेकिन प्रॉपर उनको तरीका नहीं पता, और कई सप्लीमेंट के नाम पे भी कई ऐसी चीज़ें वो खाते हैं जिससे शरीर और ख़राब हो जाता है। सर क्या आपको लगता नहीं सर कि इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए मतलब एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को? ये जो फिटनेस है उसका बॉडी बिल्डिंग से खास संबंध है नहीं। अगर हम फिटनेस की बात करें तो हमारी घरेलू डाइट पर्याप्त है इस चीज़ के लिए कि हम अच्छी फिटनेस मेंटेन कर पाएँ। और जहाँ तक शरीर की बात है तो इसमें एक्सरसाइज से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी स्लीप प्रॉपर है क्या नहीं, हमारा फूड प्रॉपर है कि नहीं। जो आपने सप्लीमेंट की बात की तो ये तो फूड के बारे में कहा जाता है कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर हम प्रॉपर इनटेक फूड का ले रहे हैं, सही समय पर खाना खा रहे हैं, उस आहार में सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बड़ी अच्छी है, और एक्सरसाइज हम अगर 40-45 मिनट का भी हमारा पर डे का एवरेज आता है तो ये हमारे शरीर को फिट रखने के लिए पर्याप्त है। सर लोग क्या बहाने करते हैं, समय नहीं मिल रहा, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, या फिर करते हैं, शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है सर इसके लिए? अनुशासित जीवन तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक समय नहीं मिलने की बात है तो अगर हम एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिटनेस हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाती है। फोर से अगर वही चीज़ मेरे वर्किंग आवर्स की एफिशिएंसी 7 घंटे की पर डे की, मैं अगर फिट हूँ तो किसी दिन 9 घंटे काम कर सकता हूँ, 10 घंटे काम कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अच्छी फिटनेस हमारी लॉन्ग टर्म में हमारे काम की इफिशियंसी और उस काम में भी गुणवत्ता जो है वो और बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से हमारा टाइम मैनेजमेंट और बेहतर ही होता है। तो कहीं समय में बाधा हो ऐसा लॉन्ग टर्म में मैंने फील नहीं किया। सर आप जब कॉलेज में थे तो सर कॉलेज में भी किस तरह से आपकी रूटीन रहती थी? क्या एक्सरसाइज वगैरह उस टाइम भी सर आप इस तरह से करते थे, या जॉब में आने के बाद आपको लगा कि मेरे को इसको अपनाना चाहिए, या शुरू से ही आपकी दिनचर्या में ये शामिल है सर? मेरी कॉलेज हुई थी डिस्टेंस लर्निंग से, तो उसी वक्त मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगा था बहुत फ्री समय है। और उसके बाद वो रूटीन का हिस्सा बन गया। उसके बाद में तैयारी के दौरान भी, और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो एनपीएम में ये लाइफ स्टाइल में इनकलकेट कर दिया जाता है कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो, इवनिंग में एक्सरसाइज करो। और उसके बाद में जहाँ पोस्टिंग हुई, मेरी कोशिश रहती है कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज की जाए। और जब हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आउटडोर में पुलिस कुछ ना कुछ कर रही होती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आउटडोर में हम लोग अगर चल भी रहे हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। अब उसमें फिर जब हम लोग आउटडोर अपना प्रॉपर कर रहे हैं तो उसके बाद 2 चीज़ें शेष रह जाती हैं कि हमारी स्लीप प्रॉपर हो और हमारा फूड प्रॉपर हो। तो उसका मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि वो समय पर लिया जाए और वो संतुलित आहार हो।
सर इसके साथ ही सर मैं ये जानना चाहूँगा आपका रूटीन सर किस तरह से रहता है? सुबह जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग पे भी आप जाते होंगे, मतलब जिम या योगा रनिंग किस तरह से सब चीज़ के अंदर बैलेंस रहता है, या आपने कोई शेड्यूल फिक्स कर रखा है इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है सर? मैं अल्टरनेट डे स्ट्रेंथ, जैसे 2 दिन स्ट्रेंथ, 1 दिन फिर कार्डियो, ये मॉर्निंग का रूटीन रहता है। 6 से लगभग 7 बजे के बीच में एक्सरसाइज का रूटीन रहता है। और उसके बाद जो योगा वाला पार्ट है वो शाम को ऑफिस से आने के बाद में, वो अल्टरनेट डे, 1 दिन योगा और 1 दिन स्विमिंग, इस तरीके का अल्टरनेट डे मैं अपने एक्सरसाइज के शेड्यूल में शामिल करता हूँ। बाकी दिन में जो शेड्यूल काम का है वो रहता ही है। सर इसके अलावा आपकी और किस तरह से सर दिनचर्या रहती है सर, वो भी मैं जानना चाहूँगा। एक्सरसाइज के बाद ऑफिस जाना, काम करना, और इस दौरान और क्या क्या सर आपकी हॉबीज़ हैं सर, मैं वो भी जानना चाहूँगा सर। एक्सरसाइज के बाद में जनरली सुबह पुलिस वालों को अखबार पढ़ना ही चाहिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और जनता को भी पढ़ना ही चाहिए। इससे हमें ये पता रहता है कि आम जनता की समस्याएं कौन सी हैं, कौन सी पुलिस की ऐसी कार्रवाई है जिसमें जनता का बेहतर मैसेज गया है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता में आक्रोश या रोष है। तो वो मॉर्निंग में एक रिचुअल ही बन गया है जब से तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उसके बाद मैं किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी प्रोफेशन की भी पढ़ता हूँ और नॉवल भी। तो मॉर्निंग में 1 घंटे, ये भी अल्टरनेट डे, या तो लॉ से संबंधित कुछ या फिर ऐसी कोई नॉवल हो जो मुझे पसंद हो तो वो पढ़ना पसंद करता हूँ। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करके ऑफिस आवर्स, और ऑफिस आवर्स में जयपुर की पोस्टिंग के बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि लंच ऑफिस में ही लिया जाए, ताकि एक बार घर से निकलने के बाद में शाम तक पूरा जो कार्य है वो ऑफिस में ही किया जाए। और उसके बाद शाम को अगेन ऑफिस से आने के बाद में योगा इत्यादि करना, और उसके बाद शाम को दोबारा 1 घंटे में पढ़ने के लिए समय निकालता हूँ। सर जैसे आपने भी लंच की बात की सर, आप ऑफिस में करते हैं सर, जैसे हम लोग भी, हमारा भी शेड्यूल, हम लंच टिफ़िन लेके आते हैं, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है एक तो, और दूसरा एक साथ ही बल्क में हम लोग खा लेते हैं कि पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और भी कई ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लोग एक तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बे टाइम खाना खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर वो जो खाना है नुकसान ज़्यादा करता है। नहीं, ये कहा जाता है कि अगर एक विंडो तो हम समय का बांध ही सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1:30 से 4 से 3 बजे के बीच में खाना खाना है तो वो एक विंडो, उसमें तो सप्ताह में 6 दिन वो शेड्यूल फॉलो हो ही सकता है। हो सकता है किसी एक दिन किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो वो तो अपनी लाइफ भी में भी इस तरह का रहता है कि वो उस डिस्टर्बेंस से खास फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये शेड्यूल बांधा ही जा सकता है। और खाना खाने के बारे में कहा जाता है कि हमें आहार इस तरीके से लेना चाहिए, हम कोई लिक्विड ले रहे हैं तो ऐसा लगे कि हम खा रहे हैं, और जब अगर खाना खाए तो ऐसा लग रहा है कि हम उसको पी रहे हैं, मतलब उसको इतना चबाया जाए कि वो अगर हम बिना चबाए प्रॉपर खाना खा रहे हैं तो वो अपने शरीर में कितना काम कर पाएगा, ये भी एक विषय है। तो अच्छा आहार जाने का मतलब वो शरीर में अच्छे तरीके से उसका डाइजेशन भी हो। तो कहीं भाग के जीवन जा नहीं रहे और इतनी दुनिया दौड़ नहीं रही है, तो खाने पे तो ध्यान देना ही चाहिए, और अंत अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो सब बेहतर है। सर एक सर मैं, जैसे आपने बताया आपको नावल पढ़ने का भी शौक है सर, तो आपका सर फेवरेट नावल कौन सा है, और उसमें क्या चीज़ आपको एक और मतलब इतनी बेहतर लगी या अच्छी लगी जिसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और उससे भी आपने कुछ चीज़ सीखी हो या दूसरे को भी आप कुछ कहना चाहें सर? मैं नावल में हिंदी नावल प्रेमचंद के बहुत सारे पढ़ता रहता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो इंग्लिश नावल हैं उसमें जो लाइफ स्टाइल से संबंधित नावल हैं, फेवरेट इन द से लीडरशिप से संबंधित कोई नोवेल है, या ऐसा कोई नोवेल है जिसमें आम जनता के साथ हम बेहतर संवाद कैसे करें, हमारी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, तो उनके साथ जुड़ाव कैसे हो, इस तरह के नोवेल मुझे खासकर पसंद है। सर इसके अलावा सर जैसे आपने कहा नॉवल आप पढ़ते हैं, स्विमिंग भी आप करते हैं, और सर आप मूवीज़ वगैरह देखने का भी आपको शौक है सर? मूवीज़ अगर बात करें तो कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है सर? बहुत समय पहले जब तैयारी के दौरान था तब मूवी देखा करते थे। अभी रिसेंटली जैसे प्रिजनर एक मूवी थी, वो देखिए, क्राइम थ्रिलर टाइप का ही है, तो मोस्टली क्राइम थ्रिलर या मूवी अगेन जो जीवन के संघर्ष पे बनी है उस तरह की मूवी बेहतर पसंद है। लेकिन मूवी देखने के लिए समय जनरली कम मिलता है, तो साल में 2-3 मूवी मैं देख पाता हूँ। सर अगर बात करें सर मूवी की हम बात कर रहे हैं, तो सर कौन सी मूवी या कौन सा करेक्टर जो आपको लगता है कि हाँ ये आपसे कहीं ना कहीं मतलब मैच होता है, या आप खुद को उसमें देखते हैं सर? ऐसा कोई करेक्टर या कोई मूवी आपको ध्यान होता है? ये जैसे अभी मैंने प्रिजनर की बात की, तो इस करेक्टर को मैंने काफ़ी करीब पाया खुद के, कि उसमें जब क्राइम थ्रिलर हम देख रहे होते हैं तो एक चश्मा होता है जिसमें कोई व्यक्ति उस क्राइम को, अपने जो पीड़ित है वो देख रहा होता है कि ये क्राइम कैसे हुआ और इसमें अपराधी कौन है, और उसमें जो पुलिस वाला है वो अलग दृष्टिकोण से देख रहा होता है।
और इन द लास्ट उस मूवी के हम प्रोसेस में देखते हैं कि जो शिकायतें उसकी पुलिस से रहती हैं, लास्ट में मूवी के ख़त्म होते होते तक पता चलता है वो सारी शिकायतें गलत है। और उस कहीं ना कहीं उस फिल्म में ये भी है कि एक पेशेंस के साथ में और गहरी समझ के साथ में बेहतर पुलिसिंग हो सकती है क्राइम डिटेक्शन को लेकर। तो ये कैरेक्टर मुझे लगता है काफ़ी करीब मैं खुद के पाता हूँ। सर आपकी जब स्टूडेंट लाइफ थी सर, जब आप स्कूल में थे, तो सर तब किस तरह के स्टूडेंट आप थे सर? खुद को आप मतलब किस तरह से रैंकिंग उस दौरान के को अगर याद करें तो देना चाहेंगे सर? मैं तो एवरेज से तो थोड़ा ठीक था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छा था। उस वक्त मस्तीखोर भी था, तो खूब लड़ाइयाँ झगड़े भी स्कूल में टीचर्स के साथ हुआ करते थे। कोई बात नहीं मैं मानता था, होमवर्क प्रॉपर नहीं करता था। तो स्कूल की लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए मेरा मानना है, और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था भी नहीं। तो उसी तरीके से स्कूल की लाइफ थी। सर जैसे अभी देखते हैं सर, बच्चे हैं सर स्कूल जाने वाले, आजकल 8th 9th पे क्लास के बच्चों भी इतना प्रेशर, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके ऊपर थोप दिया जाता है कोचिंग वगैरह। और जो अनफॉर्चुनेट हम खबरें भी सुनते हैं सर, प्रेशर में आके बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो ऐसे में सर आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मेरा ये मानना है कि हमें जीवन में जो बनना है वो तो बहुत बाद में डिसाइड होता है। बचपन में घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे ननिहाल में भी मुझे डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद में घर वालों को लगता था मैं इंजीनियर बनूं, तो 12th के बाद मैं IIT की तैयारी करने कोटा चला गया। उन दोनों में से कुछ नहीं बना। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि 12th से पहले हम अपने जो स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स की भूमिका है कि बच्चों को हम अनुशासित तो करें, लेकिन सपने नहीं थोपें। इसलिए हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमने सपने थोप दिए, तो सबसे बड़ा उनके साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो ये है कि उनको स्ट्रेस में हम लोग लेके आ रहे हैं, और वो पूरा नहीं होने पर वो कहीं ना कहीं कोई उल्टा कदम उठ सकता है या जीवन को गलत दिशा मिल सकती है। उस बच्चों को लगता है कि मैं इस जीवन में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, तो उसका वो चुनाव कर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको फ्री रखना, उनको अनुशासित रखना इस चीज़ की जिम्मेदारी है, बजाय कि उन पर कोई परसेंटेज इतने आने चाहिए वो कोई चीज़ थोपना उनके ऊपर। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बचना चाहिए। सर जैसा आपने बताया स्कूल के बारे में, आपने बताया कॉलेज के बारे में, आपने बताया डिस्टेंस लर्निंग, सर उसके बाद जॉब लगी। सर शादी पहले हो गई थी या जॉब के बाद शादी? नहीं, शादी मैं जब झालावाड़ पोस्टिंग था तभी शादी हुई थी मेरी। सर ये कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका जो जीवन साथी आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा सर आपने कुछ किया होगा? नहीं, ये तो चेंजेस तो होते ही हैं। हम जब कॉलेज में भी होते हैं तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो हमारी जीवन शैली में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे ही शादी के बाद में सकारात्मक बदलाव तो आते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप देख नहीं पाते खुद के भीतर कि आपके भीतर क्या कमी है या क्या और बेहतर होना चाहिए। आपका पार्टनर होता है, उसको खास फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी आलोचना कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर वो खुले मन से आलोचना करके बताए कि ये चीज़ें बहुत ठीक नहीं है या ये ठीक की जानी चाहिए, तो वो लाइफ स्टाइल में ठीक होती हैं। जैसे मैं फूड को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर बहुत पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन शादी के बाद में मैं अब उसमें बहुत अनुशासित हूँ। और मुझे लगता है कि बेहतर जीवन के लिए 90% तो फूड का और स्ट्रेस फ्री लाइफ का ही रोल है। तो इसमें कहीं ना कहीं शादी का बहुत अहम रोल होता है। सर आपके साथ चर्चा आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए जी राजस्थान पर। नमस्कार। लगभग 50 वर्ष पहले स्वतंत्र भारत ने पहली बार जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, उस समय अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता खो दी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो वापस तो आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पर अंकुश आज तक भी चालू है। 15 अगस्त को पिन न्यूज़ का आगाज हो रहा है। पिन न्यूज़ का अर्थ है कि देश में हर पिन कोड का अपना एक न्यूज़ चैनल होगा। कोई भी चाहे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अंकुश लगाना तो नहीं लगा सकेगा। इसलिए सभी को बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो आपको पिन न्यूज़ चैनल मिलेगा वो आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करे और आप उसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद जी राजस्थान पर। टॉक ऑन वॉक आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया जी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कई चीज़ों पे चर्चा हुई, कई चीज़ों पे आपसे वार्तालाप हुई। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा एक्सरसाइज के संबंध में ही। कई बार देखा जाता है एक्सरसाइज करते वक्त काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं और फिर आदमी डरता भी उस चीज़ को करने में। वो सोचता कि जो चीज़ हम हेल्थ के लिए कर रहे थे उसी से नुकसान और हो गया। तो सर, इंजरी फ्रीज अगर एक्सरसाइज की बात हम करें तो सर उसमें क्या क्या हो सकता है और किस तरह से इस पर ध्यान दिया जा सकता है? ये मैंने सबसे पहले सीखा कि कैसे इंजरी जो है अपने को रोक भी सकती है। जब एनपीए में हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी तो उससे पहले जितनी एक्सरसाइजेज की उसमें इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वहाँ देखते थे साथियों की किसी को इंजरी हो गई और इंजरी के बाद हॉस्पिटलाइज हो गई और उसके बाद में कई बार महीनों तक की ट्रेनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद में उसी रूटीन में आने में बड़ा समय लगता था। तो कहीं ना कहीं हम बाद में ये लगा कि शरीर जो है वो मशीन तो नहीं है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें तो दो चीज़ों का बहुत बेसिक से ध्यान रखें कि एक तो अपने शरीर की क्षमताएं सब व्यक्तियों की अलग अलग है, तो हम अपनी क्षमता के मुताबिक और उम्र के मुताबिक एक्सरसाइज करें। तो कहीं अपने आप को पुश करने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ही हार्डर पुश कर दें। हम धीरे धीरे अपने शरीर को ढालें एक्सरसाइज की तरफ और बहुत हार्ड अपने शरीर को किसी स्थिति में नहीं डालें जहाँ शरीर खुद हमें रोक रहा हो। दूसरा, जब भी हम एक्सरसाइज करें तो जो वार्म अप और कूल डाउन का कॉन्सेप्ट है कि पहले शरीर को वार्म करें ताकि अपने जो एक्सरसाइजेस के लिए अपने शरीर उसके लिए तैयार हो पाए। तो वार्म अप बहुत सारे लोग या तो करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। मेरे को लगता है अगर वो दो चीज़ों का ध्यान रखें, वार्म अप प्रॉपर करें और उसके बाद कूल डाउन प्रॉपर करें, ताकि एक्सरसाइज के बताया जाता है 3 कंपोनेंट है, एक स्टेमिना है, एक आपका स्ट्रेंथ है और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक रही और आपका स्टेमिना ठीक रहा तो फिर इंजरी प्रोन एक्सरसाइजेज आप नहीं करोगे और इंजरी फ्री एक्सरसाइज आप कर पाओगे। सर, जो न्यूट्रिशन है उसका भी काफ़ी सर अहम रोल है और इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसको लेके सरकार भी बार बार कहती है, खुद मोदी जी भी बोलते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, खाने में ज़्यादा ऑयली चीज़ ना लें। तो सर, क्या चीज़ों का ध्यान न्यूट्रिशन में रखना चाहिए सर, विशेषकर खाने में? सर, मेरा यूपीएससी में जो ऑप्शनल मैंने लेने की सोची थी पाली विषय, उसके बाद तो 2 ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो बौद्ध धर्म में उस वक्त गौतम बुद्ध ने कहा था आहार के बारे में कि पोषण समर्थता ती आहारो, जिसमें पोषण की समर्थता है वो आहार है। यानी कि खाने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है भोजन है, जिसमें न्यूट्रिशन है वो आहार है। तो संतुलित आहार की जो हम बचपन से ही बात करते थे, किताबों में भी धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे शरीर में क्या प्रोटीन प्रॉपर जा रहा है, क्या कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर जा रहा है, क्या फैट जितना जाना चाहिए उतना जा रहा है, क्या इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है कि नहीं। खाने में बहुत मसालेदार खाना तो नहीं है, या खाना में हम कितना प्रोसेस फूड खा रहे हैं। तो प्रोसेस फूड और आजकल जो हाई शुगर कंटेंट फूड आ गए हैं बाज़ार में, जो पैकेज फूड है, उसने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एडवर्सली डिस्टर्ब किया है मुझे लगता है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हम जब जंगल की लाइफस्टाइल देखते हैं लोगों की, तो वो जितने भी जानवर होते हैं वो इतना हेल्दी इसलिए होते हैं कि उनकी लाइफ में प्रोसेस फूड पार्ट ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ उस पार्ट को भी हटा दें तो काफ़ी कुछ हमारा आहार संतुलित हो सकता है। बाकी जितने भी प्राकृतिक आहार हैं उसमें प्रकृति के तौर पे ही प्रोटीन प्राप्त है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त है। बस हम ये है कि प्रोसेस फूड को हटा दें और प्रोटीन इंटेक जितना फूड में शामिल कर सकते हैं, दालों में होता है, सोयाबीन में होता है, वो इंटेक हम शामिल करें। सर, इसके साथ ही सर मैंने ये भी देखा आप सर एनिमल लवर भी हैं, आपके पास भी पेट डॉग हैं सर 2। सर, किस तरह से सर आपकी रुचि में बढ़ी? क्या बचपन में भी आपके घर में कोई पेट था या फिर बाद में आपने पेट अपनाया? सर नहीं, बीकानेर जब एडिशनल एसपी सिटी था तब हम लोग डॉग लेके आए। हमारे पास 2 गोल्डन रिट्रीवर हैं। तो मैंने ये पाया कि जहाँ हम इंसानी जीवन हम संवाद करते हैं एक दूसरे से, संवाद करने में इतने सारे मिसकम्युनिकेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं जो एडवर्स चीज़ें हैं, कहीं नेगेटिविटी है, वो आती है संवाद के माध्यम से, रिश्तों में भी आती है। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो वो भाषा नहीं जानता, वो आपके सिर्फ एक्शंस जानता है, तो वो वहाँ मिसकम्युनिकेशन का चांसेस है नहीं। तो क्योंकि वो इंसानी रिश्तों को इतना मजबूत कर देता है कि आप सिर्फ एक्शन से उनसे बातें कर रहे हो, वो आपकी सिर्फ प्रेजेंस से अच्छा फील होता है। तो आप जब घर पर आ रहे हो बाहर से और अगर आप स्ट्रेस भी हो तो उसको नहीं पता, उस जानवर को नहीं पता। घर में अगर आप स्ट्रेस हो तो आप आके बता दोगे कि मेरे को ये इस वजह से स्ट्रेस है, उसको आप बता नहीं सकते। तो वो आपको खुश ही देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी होती है वो स्प्रेड होती है।
जब वो आपको खुश देखना चाहता है और खुश करना चाहता है तो उसी उछल कूद से आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। तो मुझे लगता है घर में बहुत बेहतर माहौल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग एनिमल लवर बने, ताकि हम उनको देखकर खुश हो पाए। सर इसके अलावा आपको क्या लगता है सर, कुछ चीज़ें और जिसको सिस्टम में बदलना चाहिए, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, चाहे डीलिंग की बात हो पब्लिक से या और भी चीज़ों के अंदर? सर मुझे लगता है हम एक ऐसे भारत में ऐसे ईरा में जी रहे हैं जहाँ डेमोग्राफिक डिवाइड बहुत ज़्यादा है या डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर एक पक्ष है शहरी आबादी, वो डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जहाँ ग्रामीण आबादी की बात करें तो डिजिटल दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रशासन और पुलिसिंग है वो भी इसको देखते हुए होनी चाहिए। ऑफ लेट ये हो गया है कि डिजिटल इंटरेक्शन इतना हेवी होने से कहीं ना कहीं एक तो जो ऑफलाइन या लोगों से फिजिकली जो हमारा जुड़ने का तरीका था वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है। तो अभी डीजीपी सर के आदेश भी है कि हमारी विजिबिलिटी हाईएस्ट इन फील्ड हो, यानी कि हमारा संवाद ग्राउंड लेवल पे और बेहतर हो। तो एक तो हम कम से कम ग्रामीण इलाके में अपने उस संवाद को जो पहले जन सुनवाइयाँ करते थे उपखंड लेवल पर, वो मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरा जो डिजिटल एडवांसमेंट आया है उसका भी मुझे लगता है उसका थोड़ा और वो फास्ट इस मायने में होना चाहिए कि अब इस दौर में पुलिस के पास कई काम बढ़ गए हैं। जैसे साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन गया है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग खप रहे हैं, जिसमें हमारी कई सारी मैन पावर उसी में लगी हुई है। अपराधों की प्रकृति बदल गई है, अपराध कहीं ज़्यादा घटित हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैन पावर ज़्यादा लग रही है। तो कैसे हम अपनी मैन पावर को मोर इफिशिएंट बने, तो इसके लिए जैसे बहुत सारी जांचें हैं या बहुत सारे जो संवाद हैं या बहुत सारी डिपार्टमेंटल प्रोसेस हैं जो ऑनलाइन हो सकती हैं, जिसमें फिजिकली अगर मैंने कोई कोटा, जैसे अभी कोर्ट की तारीख पेशियाँ ऑनलाइन होने लगी हैं, तो ये ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो ताकि लगभग सारी ही तारीख पेशियाँ ऑनलाइन हो जाए। अभी हमारा अगर कोई आईओ भरतपुर जाके तारीख पेशी के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं आज के समय में ये बड़ा ऐसा लगता है कि इतने सारे आईओ को छोड़ना, उसके बाद पुलिसिंग भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसी विभागीय जो प्रक्रियाएं हैं उसमें उसी मात्रा में डिजिटलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है ताकि उस समय को हम बचा पाएँ और उसको कोर जो पुलिसिंग है उसमें हम ध्यान दे पाएँ। सर मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हर जो आदमी होता है वो कोई ना कोई फोकस लेके चलता है या विज़न लेके चलता है आगे का। तो सर आप कोई विज़न लेके चल रहे हैं सर कि आगे इतने साल में मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है या ये चीज़ है जो मेरे को करनी है, चाहे वो जनता के लिए हो, खुद के लिए हो या समाज के लिए हो, ऐसा कुछ? मुझे मेरे बारे में तो नहीं लगता। मैं बड़ा केओटिक सा रहा हूँ अपनी लाइफस्टाइल में भी और अभी पुलिसिंग में भी लगभग ऐसा ही है। मैं तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो एक इतना सा विजन है कि पुलिस को देख के लोगों को क्या भरोसा कायम हो रहा है, क्या उस भरोसे कायम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस प्रोफेशन को लेके क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वो भरोसा कायम करने के लिए तो पुलिस का एक विज़न उस ज़िले के हिसाब से तो होना चाहिए। तो जो पद दिया गया, जिस पद पे मुझे सरकार ने मौका दिया, वहाँ ये ज़रूर इच्छा रहती है कि अगले साल 2 साल में इस ज़िले में या जहाँ भी जो पोस्टिंग दी गई उसमें ऐसा क्या किया जाए कि जनता का भरोसा बने और अपराधियों में डर कायम हो। तो उसके लिए कौन कौन से सुधार, आमूलचूल बदलाव हैं जो किए जाने चाहिए, या और ऑलरेडी जो कोर पुलिसिंग की चीज़ें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रखी उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो सुधार हो, वो ज़रूर रहता है। बाकी कोई लक्ष्य हो, कुछ सोच रखा हो, फोकस हो, ऐसा कुछ नहीं। सर इसके अलावा सर यूथ को आपको सर कहना चाहेंगे सर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर उनके लक्ष्य को लेकर हो? सर तो ऑफ लेट मैंने 2 प्रॉब्लम यूथ में, भारत के युवाओं में देखी। जैसे बताया जाता है युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी है और कोई देश उतना ही सक्षम है जहाँ जितना उसका युवा सक्षम है। 2 बड़ी गलत प्रवृत्तियाँ युवाओं में विकसित हो रही हैं। एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि ड्रग की तरफ उनका रुझान हो रहा है। दूसरा ये जो इतना डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन हो गया है तो कहीं ना कहीं ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड है या जो फिजिकल दुनिया है उससे उनका टूटन हो रहा है और वर्चुअल दुनिया से जुड़ाव हो रहा है। तो लग रहा है कि कहीं वो आभासी दुनिया में जी रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों से युवा दूर रहें क्योंकि ये दोनों ही वास्तविक नहीं है और असली दुनिया कहीं इनसे और अधिक बेहतर, खूबसूरत है। तो अच्छे सपने पालें, अच्छी हेल्थ रखें और इनका एडिक्शन के इससे दूर रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। तो टॉक ऑन वॉक में फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। और आपने देखा झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया जी ने कितनी अच्छी बातें जो हैं हमारे साथ साझा की, यूथ के साथ साझा की, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो या उनको किस तरह से उनका गोल अचीव करना उसके संबंध में हो। और इसी तरह से और नई और अच्छी बातें जानने के लिए देखते रहिए टॉक ऑन वॉक और खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान पर। और मुझे दीजिए इजाज़त।